आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वो और भी ज़्यादा मज़ेदार आदमी हैं। हमारे चाचा कहते थे माट साहब मज़ेदार हों तो पढ़ने में मौज बहुत आती है। ये ऐसे ही माट साहब हैं और बहुत चर्चित हैं सोशल मीडिया पर। आप में से कई लोग लगातार दलीला दे रहे थे कि फ़लाने जी को बुलाओ, फ़लाने जी को बुलाओ। हमने सोचा कि फ़लाने जी वाला जो फिल इन द ब्लैंक है उसको भर देते हैं। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज के मेहमान हैं मशहूर अध्यापक अवध ओझा सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। भाई साहब, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। एक तो इसलिए कि आपने हमें कृतज्ञ किया हमारे न्यूज़ रूम में आके। कोई व्यक्ति यदि आपको अपना ध्यान और समय दे तो आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए। दूसरा, आप इतिहास पर बहुत मज़ेदार चीज़ें बताते हैं और तथ्य सम्मत बताते हैं। तो एज ए कम्युनिकेटर वो हम सब के लिए एक सबक की तरह होता है कि ज्ञान को बोझिल नहीं करना है। आपके स्टूडेंट से जब हमारी बात हुई जो सफल होकर आईएएस बने या नहीं भी बन पाए, दोनों की साखी में ये एक बात कॉमन थी कि उन्होंने बोझिल नहीं रखा, ज्ञान को रुचिकर रखा। और तीसरी बात, आप ब्रह्मांड के केंद्र कानपुर से जुड़े हुए हैं, इसलिए भी मैं आपका भरपूर सम्मान करता हूं। और हर अच्छी जगह की तरह यहाँ पर भी कानपुर तत्व का प्राचुर्य है। कौन कौन है कानपुर से? बढ़ के हाथ उठाओ। हाँ, नहीं उठा जलता है मजनू। आपको ये ऐसे होता ना कि एक कोई प्रसंग होता है और लगता है अरे यार ये तो कि पढ़ा तो बहुत दिनों से रहे थे, लेकिन वो रील बनने लगी या कोई वीडियो वायरल हो गया, वो पहला हिट कब मिला कि ये तो एक नई ऑडियंस जुड़ गई है जो क्लासरूम से बाहर की है, जो अपने आप को कनेक्टेड फील कर रही है, जो मैं बोल रहा हूँ उससे? नहीं, मेरी वीडियोस बनानी शुरू की वाजीराम क्लास के लड़कों ने। ऐसी मोबाइल से जब वो लास्ट क्लास में पार्टी वगैरह करते थे तो वीडियो शूट करते थे, बोलते थे सर आज कुछ फाइनली बोल ही दो, कुछ मंत्र बता दो, क्या करना है, कैसे करना है। तो वहाँ से वो शूट करने लगे। तो शूट करके वो यूट्यूब पे उन वीडियो को डालने लगे। फिर एक बार कानपुर से ही मुझे फ़ोन आया फैजल भाई का कि सर आप वायरल हो गए हैं। तो मुझे लगा कि वो आदमी कह रहा है कि आप वायरस हो गए हैं, क्योंकि वायरस ही हमने सुना था, वायरल तो हमें पता नहीं, क्योंकि टेक्निकली बहुत पीछे है। तो हमने कहा यार ये क्या होता है? कहा रहा है आप बहुत तगड़े से वायरल है इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे और ये है वो, आप तगड़े से वायरल हैं। तो हमने कहा अच्छा। तो फिर किसी वीडियो में मैंने बोला था भगवान के बारे में कि भगवान सबको मिलते हैं, बस आदमी की तीसरी आंख खुली होनी चाहिए। तो उस पर कुछ संदर्भ था, उसी को लेकर लोगों ने वायरल किया था। तो वहाँ से पहली बार लगा कि अच्छा ये कोई वायरल होने वाली चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है। भाई साहब, फिर भगवान पर ही चर्चा हो जाए। पहले आप हमारे लिए किताब भी लेकर आए हैं, इसके बारे में बताएं। ये गमछा भी मैं स्वामी अड़गड़ानंद जी ने ही दिया है मुझे। मैं छत्तीसगढ़ गया था तो उन्होंने मुझसे कहा कि और मेरे जीवन का जो बदलाव है इन आश्रमों से ही शुरू हुआ। अच्छा, बताएं विस्तार से। तो मैं गोंडा जनपद से हूँ, तो हमारा चूँकि सावंतवादी इलाका है बहुत ज़्यादा, और हमारे इलाके में रहने के लिए 2 एलिजिबिलिटियाँ हैं। अच्छा, या तो आप आईएएस ऑफिसर हैं और या आप अपराधी हैं, क्योंकि आपको अपनी ज़मीन बचानी है। तो सबसे ज़्यादा लड़ाई उसी की है, ज़मीन की है जी। तो हमारे पेरेंट्स एक लंबे समय से बाहर रहे, गांव नहीं जा पाए। ये ज़मीन के विवाद के चक्कर में, गांवदारी के विवाद वगैरह के चक्कर में। आपकी तो माता जी भी वकील हैं फिर? हाँ, वकील है, लेकिन बाहुबली वकील नहीं है ना, एक सामान्य परिवार से आती है। और 1980s में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की थी, जब मतलब लड़कियों के लिए वकालत गोंडा जैसे शहर में एक अभिशाप माना जाता था। मेरे ख्याल से माता जी इकलौती वकील होंगी, महिला वकील 1980s में अकेली थी। तो उन्होंने भी ऐसे ही कैरियर शुरू किया था, एक वकील को मारना पड़ा था उन्हें। सर ये दीर्घ उत्तरी सवाल है। एक्चुअली लोग मजाक बनाते थे 1980s में, महिला गोंडा जैसे शहर में कचहरी जा रही तो किसी ने शायद उनसे कहा कि अरे तुम्हारा तो काम है लाली लिपस्टिक लगा के घर में बैठने का, तुम कहाँ कचहरी आ रहे हो मुकदमा लड़ने के लिए। तो उसी पे मारना पड़ा उन्हें। तो उस मारने के बाद से ही उनका कैरियर शुरू हुआ। मारपीट करो तो ये वकील बचा लेगी और खुद भी दुचड़ देती है। हाँ, नाम करने का अच्छा तरीका है, या तो आप मतलब पॉजिटिवली नाम कर लें किसी क्षेत्र में या नेगेटिवली कर लें। तो वहीं से एक बात हो गई कि भाई बहुत दबंग वकील है, बड़ी डेयरिंग महिला है, तो वो उनके लिए अच्छा कदम रहा। पर आपकी आश्रमों की आवाजाही की शुरुआत कैसे हुई?
तो शुरू बात मतलब ये रही कि मेरा पढ़ने में कभी इंटरेस्ट नहीं था, और मेरे पिताजी मुझसे कहते भी थे शुरू से कि पढ़ के कोई कुछ कर नहीं पाया जीवन में। इतनी ये मार्मिक बात है, इसको चौराहों पे लिख देना चाहिए जी। तो उन्होंने मुझसे वो हमेशा कहते थे, इसी बात पे मतलब मेरी माता पिता जी में बड़ा हमेशा से तनाव भी रहा। एक बार तो डाइवोर्स की भी नौबत आ गई कि हम नहीं रहेंगे अपने लड़के को लेकर, बिकॉज अब जिस सोसाइटी में माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाने की बात करते हैं और उनका बस चले तो 28 घंटे बच्चों को पढ़ाएं ही, तो वहाँ पे मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा ज़्यादा पढ़ोगे तो क्लर्क हो जाओगे। तो मैं शुरुआत में तो उनकी बातें नहीं समझता था, लेकिन खैर कोई पढ़ने लिखने का इंटरेस्ट नहीं था। और फिर गोंडा में संगत, गांव के झगड़े, तो उनसे रास्ते बदलते चले गए। और उन बदलते रास्तों की वजह से एक समय ऐसा आया जब जेब में माचिस आने लगी। माचिस आने लगी, और बड़ा अच्छा लगता था एक एटीट्यूड में खड़े होके। ऐसा लगता था कि मतलब सिगरेट पीने से ऐसा लगता था कि हम भी बाहुबली ही हैं। आई हैव अराइव्ड। हाँ, आई हैव अराइव्ड। कितनी बाली उम्र थी तब कैलेंडर में आपकी? 15-16 रही होगी। बहुत अच्छे। तो वहां से जो है, और उससे एक सोशल एक्सेप्टेंस भी मिलती है, मतलब अच्छा लगता है, लोग बोलते हैं कि अरे बड़े भैया। तो कौन से उस टाइम कौन आपके जमाने में कौन से ब्रांड्स चलते थे? कैप्स्टन और एक थी जिसमें उसमें फिल्टर नहीं होता था शायद। नहीं, उसमें पनामा में नहीं होता था। अच्छा। पनामा में नहीं होता था, वो शायद 30-40 पैसे की मिलती थी। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये पट्टी नीचे लगा देना। नहीं, बिल्कुल सिगरेट में कोई कंटेंट नहीं होता। जैसे हम कुछ भी खाते पीते हैं तो उसके पीछे देखते हैं इसमें कितना प्रोटीन है, कितनी एनर्जी है। तो जिसमें प्रोटीन एनर्जी ना है उसका तो किसी को सेवन नहीं करना चाहिए। तो जब मैं गोंडा समझाया नहीं माता जी ने कहीं? पता तो छोटे शहर में तो पता ही चल जाता है, फलाने का लड़का वहां बैठा धुआं उड़ा रहा था। माता जी ने तो समझाया ही। पिताजी ने कहीं देख लिया मुझे किसी ढाबली के पीछे सिगरेट पीते हुए, तो शाम को उन्होंने मुझसे पूछा कि यार सिगरेट का सबसे अच्छा ब्रांड कौन सा है? तो हमें लगा कि यार इनको, पिताजी को मेरा क्या हो गया। तो मैंने उनसे कहा कि क्यों? मैंने कहा विल्स होती। तो वो पूरा एक जो गद्दा होता है सिगरेट का, वो और एक ग्रीन कलर की एस्ट्रे और एक लाइटर लेकर आए थे। और उन्होंने मुझसे कहा कि देखो यार, घर में बैठ के पिया करो और चोरों की तरह दुकान के पीछे मत खड़ा हुआ करो। फिर उसके बाद मैंने पी ही नहीं। मतलब मुझे बड़ा अजीब सा ह्यूमिलिएशन फील हुआ कि अरे यार पापा ऐसा कह रहे। तो जब मैं इलाहाबाद पहुंचा तब मेरे ऊपर 19 केस थे उस वक्त ऑन रिकॉर्ड। उम्र कितनी थी? 18-19 साल थी। 19 साल 19 केस, बढ़िया एवरेज चल रहा था। अच्छा एवरेज चल रहा था। हाँ। कुछ तो इम्पोज्ड थे, जैसे गांव में अक्सर होता है गांवदारी कि दो लोगों में झगड़ा हो गया तो उनको पता है इनका लड़का पढ़ रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, तो उसमें केस लगा दिया। लेकिन गुरुजी कुछ ही इम्पोज थे, बाकी तो बता दीजिए। तो उनको पता है इनका लड़का पढ़ रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, तो उसमें केस लगा दिया। लेकिन गुरुजी कुछ ही इम्पोज थे, बाकी तो बता दीजिए। बाकी में चूंकि मैं एक पोस्टमास्टर का बेटा था तो लोगों को हमेशा बैकग्राउंड के हिसाब से बिहेव करने की आदत होती है। तो मैं मूवी देखने गया था, चरस, धर्मेंद्र जी की मूवी है, बड़ी प्यारी सी मूवी है। तो वहाँ पे एक साहब थे, उन्होंने मुझे बस ऐसे ही कि बड़ी रंगबाजी में शहर में चलते हो और स्कूटर पे चलते हो और ये चलते हो, तो उन्होंने तमाचा मार दिया। तो ऐसे ही ना कोई आगे ना पीछा। तो पहला शूट आउट वहीं पे हुआ था। मतलब आधे घंटे गोली चली थी और वो हमारे सांसद जी थे, उनका सिनेमा हॉल था। ब्रजभूषण जी का? नहीं, सतदेव सिंह। अच्छा, और उनके भी पहले की बात है, तो 80 के दशक की बात है। ये बात है 90 के दशक की। 90 के दशक की। तब शायद वो सांसद थे भी, शायद 92-3 की बात है, तो शायद वो सांसद थे बीजेपी से, अब तो है नहीं। तो अब चूंकि सांसद जी का सिनेमा हॉल था तो उनकी भी स्टेक लग गई थी कि हमारे हॉल में घुस के कोई गोली चला रहा है, तो ये तो हमारे इज्जत की बात है। तो हॉल में आपके ऊपर गोली चली? मैंने चलाई। आप ऑन कैमरा कह रहे हैं भाई साहब ये? जी बिल्कुल कह रहा हूँ, तो रिकॉर्ड था, नॉन बेलेबल वारंट थी और भी कई सारे मुद्दे। क्या आत्मरक्षा में चलाई? मतलब क्या था मामला? नहीं, बस यही मामला था कि तुम मारे कैसे मुझे। नहीं, थोड़ा ये घटना ना एक अरे रुक जाओ यार, तुम लोग बड़ा जल्दी हंसने की। यहाँ गोली चल रही, तुम्हें मजा सूझ रहा है। आप गए चरस देखने स्कूटर पर बैठ के?
जी, हम और एक साहब थे मुबारक। मुबारक, हमारे यहाँ भी है एक मुबारक जी। तो आप और मुबारक स्कूटर पे बैठ के, आपके गांव का नाम है वजीरगंज का है ओझा का पुरवा। जी जी। ओझा का पुरवा से चले गोंडा जा रहे नहीं, पापा दरअसल पोस्ट ऑफिस में थे, तो हमें पोस्ट ऑफिस कॉलोनी में घर मिला हुआ हैं गोंडा में। जी। बढ़िया। कौन सा स्कूटर था? लमरेटा? नहीं नहीं, प्रिया। प्रिया। ओ प्रिया, प्रिया, ठीक है। फिल्म लगी थी चरस, सिनेमा हॉल का नाम? कुंवर पिक्चर पैलेस। क्या बात है, उसमें भी एक धज है। पहुंचे फिर पिक्चर गए, मतलब वो जो इंटरवल होता है वहाँ बाहर निकले, समोसा खाने, हाँ ऐसे ही पान खाने। पान खाने। चलिए। तो वो साहब से मुलाकात हो गई, उन्होंने लगा दिया एक हाथ की, तुम रंगबाजी क्यों करते हो? उनका मतलब ये था, जैसे मैं स्कूल जाता था तो मैं अपनी ये वाली बटन खोल लेता था। अच्छा, मेरी बंद है तो मैं मैं टाई नीचे कर लेता था, अच्छा लगता था मुझे। तो 90s में कौन स्कूटर में स्कूल जाता था, ज्यादातर लोग साइकिल पे ही जाते थे। बिल्कुल भाई साहब। तो उनको शायद वो बात देख के बुरी लगती रही होगी कि इतनी रंगबाजदारी से नीचे कर लेता था, अच्छा लगता था मुझे। तो 90s में कौन स्कूटर में स्कूल जाता था, ज्यादातर लोग साइकिल पे ही जाते थे। बिल्कुल भाई साहब। तो उनको शायद वो बात देख के बुरी लगती रही होगी कि इतनी रंगबाजदारी से तुम। तो वो खुद भी रंगबाज थे क्या? रंगबाज तो नहीं थे, पर ठीक है, अपने आप को लगाते थे कि हम बदमाश हैं यहाँ के। गोंडा में तो हर दूसरा आदमी बदमाश है। तो उनने ऐसी धर दिया, रख दिया। फिर आपने फिल्म छोड़ी और फिल्म छोड़ी, मैं घर चला आया। फिर हमारे एक दोस्त हैं, अभी अच्छे कॉन्ट्रैक्टरों में से हैं, शमीम रजा सिद्दीकी। मैंने उनसे जाके कहा, मैंने कहा यार अब कुछ नहीं करना है जीवन में, पहले इसको मारना है। तो उन्होंने कहा बैठो बैठो, अब दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे, दिमाग से मारेंगे। उम्र आपकी 16-17? हाँ। हमने कहा मारते हाथ से, दिमाग क्या लगाओगे, आज तो मारना ही मारना है। तो बचपन भी ऐसा बीता था, मतलब छोटे थे, स्कूल जाते थे, क्लास में आते थे तो कोई बैग उठा के फेंक दे रहा है, कोई मतलब बहुत टॉर्चर हुआ शुरुआती दौर का, जो बुली किए गए। हाँ, बुली किए गए। तो सब बातें दिमाग में बैठी हुई थी शुरुआत से। तो वहीं से मतलब एक यू टर्न जिंदगी में शुरू हुआ। शमीम साहब ने कहा कि कुछ प्लानिंग कर लेते हैं। प्लानिंग कर लेते, लेकिन वो मेरे साथ गए, उसके बाद वो गए और वो पार्टिसिपेट किया उन्होंने, हमारे साथ रहे, खुद गोली चलाई। आज तो उनकी वाइफ डॉक्टर है, अच्छे पद में है। भाई साहब, आप अपनी तो खोल ही रहे हो। और जितने अगल बगल के। नहीं कोई फर्क, उनसे वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, वो एलिवेट ही हो जाएंगे थोड़ा सा, इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अच्छा जी। फायर झोंक दिया, फिर फरार? फिर एक हफ्ते फरारी में रहे, एक महीने 307 लगी। 307 लगी। तो फिर एक महीने फरारी में रहे। माता जी लॉयर थी, तो उन्होंने एक अच्छा काम ये किया था कि चूंकि 307 नॉन बेलेबल वारंट है, लेकिन जेल नहीं जाने दिया था। एक ही दिन में जुवेनाइल कोर्ट, एक ही दिन में जुवेनाइल कोर्ट नहीं, जुवेनाइल नहीं, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, दोनों में जमानत करा दी थी। पर आपकी उम्र तो 18 भी नहीं थी, फिर ये कोर्ट में शायद मामला? 18 से ज्यादा ही थी शायद। पर थे स्कूल में? थे स्कूल में, आराम आराम से पढ़ रहे थे? हाँ हाँ, आराम आराम से पढ़ रहे थे। पिताजी ने कभी पढ़ने के लिए कहा ही नहीं, तो पढ़ाई आराम से चली रही थी। आपके पिताजी बहुत अद्भुत। में एक अतिरिक्त प्रणाम उनको है। अद्भुत मतलब ये है, उनका कहना ये था कि देखो बेटा, आज भी कहते देखो बेटा, दुनिया का काम है आदमी को बर्बाद करना, तो मैं ही कर दे रहा हूं, वो दुनिया नहीं कर पाएगी। बोले किसी माँ बाप ने कभी अपने बच्चे को शराब पीना नहीं सिखाया, सिगरेट पीना नहीं सिखाया। जिसने वो जब भी ये चीजें सिखाई गई तो बाहर के लोगों ने ही सिखाई। तो जब मैं तुम्हें ये सारी चीजें सिखा दूंगा तो बाहर के लोगों को सिखाने में कुछ बचेगा ही नहीं। अब ये लोग जाके लड़ेंगे अपने पापाओं से। अभी आए थे, जस्ट दिवाली में थे हमारे साथ। अच्छा, मैं जहां भी हूं 98% उनका योगदान है। पक्का बना दिया उन्होंने? पक्का बना दिया। तो लेकिन जब पिताजी ये सब सीख देते होंगे तो माताजी को तो बहुत क्रोध आता होगा। हाँ, लड़ाइयाँ होती थी मुझे लेकर बहुत ज्यादा। मैंने आपसे बताया भी कि डाइवोर्स की स्थिति आ गई थी। सही में? हाँ, एक स्थिति ऐसी आ गई थी जब माताजी ने कहा कि हम नहीं रहेंगे अपने बच्चों को साथ लेकर, तुम बर्बाद कर रहे हो मेरे बच्चों को इंटेंशनली, और तुम्हारा दिमाग सही नहीं है, वगैरह वगैरह, जैसा भी था। पर वो कहते थे कि तुम समझ नहीं रही हो, जिस दिन भी इसे ये बात समझ में आएगी कि मुझे अब जीवन में क्या करना है, तो फिर उसके बाद उसको कोई रोकेगा नहीं। पता नहीं वो शायद। फिर कैसे समझ में आया? थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, फिर पीछे जाएंगे।
मेरे एक दोस्त है, उनका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का 2 फॉर्म आ गया था एंट्रेंस का। तो उन्हें कोई वो मुर्गा ढूंढ रहे थे किसी को वो बेच दे वो फॉर्म, तो मैं मिल गया। तो उन्होंने कहा अवध तुम्हारे लिए फॉर्म लेकर आए। तो हमने कहा अच्छा लाए हो तो दे दो फिर। अच्छा हमें भी घर से बाहर निकलना था क्योंकि माता जी ने बंद कर दिया था ताले में एकदम कि तुम कहीं नहीं जाओगे, घर में रहोगे और बाहर निकलना ही नहीं है और कुछ नहीं करना है। तो आपका पराक्रम क्षीण हो रहा था। पराक्रम छीड़ हो रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि अब इलाहाबाद की बात आ गई तो उन्होंने कहा कि अच्छा पढ़ोगे। अरे मैंने कहा बहुत, मैं समझ गया, जीवन मुझे समझ में आ रहा है, अब मैं जा रहा हूँ पढ़ने और इलाहाबाद में पढ़ूंगा। और 90s में इलाहाबाद में पढ़ने का मतलब IAS ऑफिसर क्रेज, वो एक अलग दौर था इलाहाबाद का। आज भी है, मतलब वहाँ की कुछ मिट्टी ऐसी है कि मुझे लगता है शायद ही कोई खाली हाथ वहाँ से जाता होगा। तो इलाहाबाद के फॉर्म ने मुझे बाहर निकलने का मौका दिला दिया कि बाहर जाना है। एग्ज़ाम देने गए तो वहाँ एक लड़का मिल गया, अच्छा सा भगवान जैसा लड़का। तो मैंने उससे कहा यार कुछ हमें भी बता देना भाई। तो उसने कहा ठीक है बता देंगे, हो जाएगा तुम्हारा भी। तो हमें लगा कि पता नहीं, खैर उसने मुझे हेल्प की, बहुत हेल्प की। क्योंकि हमें तो अगर मिर्जापुर वाले रहती शंकर शुक्ला जी काका काका तब पूछ लेते तो मैं फंस जाता, क्योंकि काका काका भी नहीं आता था, ABCD सुनानी पड़ती। तो उस लड़के की वजह से मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया और वो जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो गया। क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो लोग मिले, जो टीचर्स मिले, जो सीनियर्स मिले, वो तो अलग ही जगह थी। जब हम आपकी कहानी से गुजर रहे थे, जो लोगों से बात की, तो एक टर्निंग पॉइंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और एक टर्निंग पॉइंट ऐसा जब आप दिन में कोचिंग पढ़ा रहे हैं और रात में बियर सर्व कर रहे हैं, बार में काम कर रहे हैं। बार में। ये कितने बरस पुरानी बात है? ये तो 2006-07 की बात है। मैं 2005 दिल्ली आ गया था और यहाँ पे मैंने अपनी इंस्टीट्यूट लॉन्च कर दिया था, ऊष्मा कोचिंग सेंटर। तो घर से तो कोई पैसा कभी मिला नहीं था, भी नहीं इतना पैसा कि वो हमें देते कंपनी चलाने के लिए। तो हमें रूम रेंट भी देना होता था, कोचिंग का भी रेंट देना होता था और अपना भी रहना होता था। और दिल्ली में मुखर्जी नगर का खर्चा ही था उस वक्त 20,000 पर मंथ के आसपास। तो वो सारे खर्चे वहन करने पड़ते थे। तो रात में काम करना पड़ता था और फिर सुबह क्लास लेनी पड़ती थी। तो वहाँ के किस तरह के तजुर्बे रहे? अच्छे रहे, लोगों को तारीफ सुनने का बड़ा शौक होता है। तो अगर एक वेटर पढ़ा लिखा हो और वो आदमी को कुछ अच्छी बात हो, और वैसे भी शराब के नशे में ज़्यादा ही सुनता है आदमी। आपने किसी से कह दिया कि सर आपके चेहरे पे तो राजाओं जैसे भाव हैं, तो वो तो 1000 रुपये दे के गया कि यार जिंदगी में कोई तो आदमी पहचाना कि हम भी राजा हैं। तो वो चीज़ें बड़ी काम आई, मतलब वो अनुभव, वो समझ बहुत काम आई। ठीक। इतिहास आप पढ़ाते हैं लार्जली। कई लोग कहते हैं कि नहीं, सिर्फ इतिहास नहीं पढ़ाते हैं, जीवन जीने की शैली भी पढ़ाते हैं। और फिर कहा जाता है कि इसका सिलसिला कैसे शुरू हुआ। आपने खुद UPSC की तैयारी की, वो सब प्रकरण कैसे? क्योंकि आपने कहा इलाहाबाद जो जाते थे सबको IAS बनना होता था, और गोंडा में ज़मीन बचानी है तो या तो सिविल सर्वेंट बन जाओ या गुंडा बन जाओ। IAS इलाहाबाद जो जाते थे सबको IAS बनना होता था, और गोंडा में ज़मीन बचानी है तो या तो सिविल सर्वेंट बन जाओ या गुंडा बन जाओ। IAS की तैयारी की शुरुआत मेरे एक मित्र हैं, अभी सेल टैक्स में हैं, अच्छे स्टूडेंट रहे, बहुत अच्छे, शुरुआती दौर से बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे। तो मैं उनके कमरे पे रुका हुआ था लखनऊ में। मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का और 60% प्लस था मेरा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अवध तुम एक बहुत होनहार आदमी हो। मतलब पहली बार शायद उन्होंने मेरे अंदर का होनहार पता नहीं देखा या जो भी रहा हो। तो उन्होंने कहा अवध तुम बहुत होनहार आदमी हो और देखो तुम्हारे इतने अच्छे रैंक मार्क्स आए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो तुम तैयारी करो। तो मैंने उनसे कहा कि यार क्यों फंसा रहे हो हमको, हमसे ये इतनी बड़ी चीज़ है। बोले नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों का ही होता है। और रात भर उस आदमी ने मुझे UPSC की कहानी और तैयारी और GS, तब 2 ऑप्शनल होते थे जी। तो मेरा सब्जेक्ट भी था हिस्ट्री फिलॉसफी, और दोनों पे मेरी एक अच्छी पकड़ थी टीचर मिलने की वजह से। तो उनकी कन्विंसिंग की वजह से मेरी IAS की तैयारी शुरू हुई और मैं इलाहाबाद से फिर दिल्ली आया और
मेरी माता जी आई थी मेरा एडमिशन कराने के लिए। क्या क्या सब्जेक्ट रखे थे? हिस्ट्री फिलोसफी। फिर वाजीराम में मैंने जीएस में एडमिशन लिया और वहाँ से मेरी तैयारी शुरू हुई। उसमें भी तैयारी शुरू होने के पीछे भी एक सबसे बड़ी वजह ये रही थी, अभी तो मैं मन मेकअप ही कर रहा था। मेरे गोंडा के एक सीनियर हैं, उनके कमरे में मैं गया, मैंने कहा भैया, हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करे दिल्ली आए हुए? तो हम कहने भैया वो आईएएस की कोचिंग करने आए। तो हंसने लगे और हंसते ही जा रहे थे वो, और फिर हंसते हंसते वो जमीन पे बैठ गए। और वो चीज इतनी, उनके एक सीनियर ने, उनके शायद सीनियर थे या रूम पार्टनर थे, उन्होंने आके उनसे कहा कि अरे जाने दो यार। मैं कहा ठीक है, पढ़ना चाहते हो? ठीक है, तो अच्छा है, तैयारी करो, कोई बात नहीं, वेरी गुड। तो वो हंसी दिमाग में फीड हो गई थी, उसने तैयारी करने पे एकदम मजबूर कर दिया। क्या रहा रिजल्ट? अच्छा रहा। ठीक है, तो अच्छा है, तैयारी करो, कोई बात नहीं, वेरी गुड। तो वो हंसी दिमाग में फीड हो गई थी, उसने तैयारी करने पे एकदम मजबूर कर दिया। क्या रहा रिजल्ट? अच्छा रहा। जिस आदमी को काका काका नहीं आता था, उसने जब पहली बार प्रीलिम्स निकाला तो मेरी माता जी ने, मैंने घर फोन किया, मैंने कहा मेरा प्रीलिम्स हो गया। कहीं तुम नशे में हो, तू सुबेरे बात की हो। समझ गई, वो जानती थी कि कुछ पैसा वैसा चाहिए होगा इसलिए फोन कर रहा है। तो फिर मैंने कहा अच्छा पापा से बात करो। कहीं नहीं, तुम नशे में हो, तुम सुबह फोन करना। तो मेरे पिताजी से कहा, मैंने कहा यार वो प्रीलिम्स हो गया है। हाँ, कहीं कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है, अच्छा है। पिताजी अलग टेंजेंट पे होते थे। हाँ, हमसे कहते तुम आईएएस की तैयारी राग में कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो ये सब तैयारी, राजा नौकरी कहाँ करता है। और इसी बात में मेरा फाइनली जब मेरा लास्ट अटेम्प्ट खत्म हुआ तो उनसे बहुत झगड़ा हुआ। मतलब इतना झगड़ा हो गया था कि मैंने कहा जीवन में आपसे बात ही नहीं करना, क्योंकि आप ही मेरी बर्बादी की वजह है। मम्मी सही कहती, अननेसेसरी आप किसी को चढ़ा दे रहे हो, अननेसेसरी बोल दे रहे हो। पर पता नहीं, शायद वो देखते रहे होंगे कुछ पूजा पाठ करने वाले आदमी। तो ये मुखर्जी नगर से जो मोक्ष केंद्र है आश्रम, उसका रास्ता कैसे निकला? नहीं, इलाहाबाद में चूंकि फिलॉसफी ऑप्शनल था, तो जब तो ये मुखर्जी नगर से जो मोक्ष केंद्र है आश्रम, उसका रास्ता कैसे निकला? नहीं, इलाहाबाद में चूंकि फिलॉसफी ऑप्शनल था, तो जब बुद्ध को पढ़ना शुरू किया और महावीर और शंकराचार्य, डेकार्ट्स, विटगेनस्टाइन और स्पिनोजा वगैरह, तो वहां से सोचने की क्षमता बहुत विकसित हुई। फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं मानता हूं कि हर आदमी को पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि जो थॉट प्रोसेस इंसान की होती है उसको वो डेवलप करता है, सोचने की क्षमता को, एनालिसिस जो चीज़ जिसको हम बोलते हैं वो फिलॉसफी डेवलप करती है। तो एनालिसिस की जो पोर्शन जिंदगी में मेरे शामिल हुआ वो फिलॉसफी ने दी। वहाँ से ध्यान को लेकर कि अच्छा ध्यान भी कोई चीज़ है, जो आज मेरी टीचिंग का सबसे फंडामेंटल चीज़ है। मैं हर स्टूडेंट से बोलता हूँ कि तुम पढ़ो या ना पढ़ो, पर तुम ध्यान और योग जरूर करो, उससे वो तुम्हें ये दो चीज़ कहीं ना कहीं तो पहुँचा ही देगी, किसी अच्छी जगह पे पहुँचाएगी। तो फिर माँ निर्मला देवी के आश्रम में मैं रहा, मतलब उनके संपर्क में रहा, उनके लोगों के संपर्क में रहा। वो सहज योग सिखाती थी, वहाँ से मेरी यौगिक जीवन शुरू हुआ, ध्यान योग करना। तो वो कहती थी कि ध्यान में इतनी ताकत होती है कि आपका जीवन वो पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगी। आपको कुछ करना नहीं, आपको कुछ छोड़ना नहीं। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप सिगरेट नहीं छोड़ेंगे तो आपको ध्यान नहीं करना, आप शराब पीते हैं तो आपको ध्यान नहीं करना। उन्होंने कहा आप सब कुछ पीजिए। तो मैं पी के ही ध्यान करता था कि जब इतनी बड़ी बात है भाई, ट्रायल तो करना ही था कि सही बात है, अगर अच्छी बात है तो बदलना चाहिए। लेकिन मैंने फिर ध्यान नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें समझ में आ गई थी। जैसे उन्होंने कहा कि अगर तुम किसी की गुलामी करोगे तो राजा कभी नहीं बनोगे, उनके एक प्रवचन में वो बोल रही थी। तो फिर उन्होंने आगे उस प्रवचन में बताया कि तुम 4 बजे सुबह उठना चाहते हो और तुम्हारा मन तुम्हें उठने नहीं दे रहा, इसका मतलब अगर तुम किसी की गुलामी करोगे तो राजा कभी नहीं बनोगे, उनके एक प्रवचन में वो बोल रही थी। तो फिर उन्होंने आगे उस प्रवचन में बताया कि तुम 4 बजे सुबह उठना चाहते हो और तुम्हारा मन तुम्हें उठने नहीं दे रहा, इसका मतलब तुम अपने मन के ऑर्डर पे चल रहे हो। तो अगर तुम मन के ऑर्डर पे चल रहे हो तो तुम जिंदगी में वहीं पहुंचोगे जहां तुम्हारा मन ले जा रहा है, और अगर तुम उसके अलावा कहीं पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें मन को ऑर्डर देना पड़ेगा। वो बात मुझसे कनेक्ट हो गई थी
कि ये बिल्कुल सही बात है। थोड़ा विस्तार से बताइए ये बात, मतलब सुनने में आसान लग रही पर है सबसे मुश्किल बात यही है। नहीं, जितने जैसे बहुत सारे स्टूडेंटों को मैं देखता हूँ कि आज वो बेचारे इतना, आज तो हमारा जो समय था वो इतना वॉलेटाइल नहीं था, इतना खुला नहीं था, इतना ओपन नहीं था। आज तो डिस्ट्रैक्शन आदमी जेब में लेके चल रहा है, मोबाइल। वो है बड़ी प्यारी चीज, बहुत अच्छी चीज है, पर जितनी अच्छी है उतने ही लेवल की वो डिस्ट्रैक्शन भी है। मतलब पूरे पूरे दिन मैंने देखा है लोग स्क्रॉल करते रहते हैं बैठ के मोबाइल पे, और वो एक एक सेकेंड, एक एक मिनट की रील्स होती है, वो उनका पूरा मन उसमें लगा होता है। तो जिस आदमी को भी राजा बनना है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन में सबसे बड़ा जो बाधक है वो है मन। मन को डिसिप्लिन नहीं पसंद है, इसलिए बच्चे स्कूल जाने से बहुत डरते हैं, क्योंकि वहां डिसिप्लिन है। इसलिए हर बच्चे का सपना है कि हम कॉलेज चले जाएं, वहां डिसिप्लिन नहीं है। स्कूल दो चीज देता है जीवन में, एक डायरी देता है क्योंकि वहां डिसिप्लिन है, इसलिए हर बच्चे का सपना है कि हम कॉलेज चले जाएं, वहां डिसिप्लिन नहीं है। स्कूल दो चीज देता है जीवन में, एक डायरी देता है, एक डिसिप्लिन देता है। और जितने लोग ये दो चीज स्कूल से सीख लेते हैं, डायरी और डिसिप्लिन, मैं तो बाद में सीखा स्कूल के कि स्कूल की ये सबसे बड़ी देन थी, डायरी और डिसिप्लिन, कि हमारा आज का दिन प्लान होगा कि आज मुझे क्या करना है। क्योंकि राजाओं का सबसे जो प्रमुख गुण है वो प्लानिंग ही है। तो उनकी ये जो बात थी कि तुम्हारा मन अगर तुम्हें ऑर्डर देता है हर बात के लिए, और तुम जो चाहते हो वो नहीं कर पाते हो, तो तुम जहां जाना चाहते हो तुम कभी वहां पहुंचोगे ही नहीं। एंड इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मुझे 6 घंटे पढ़ना है, पर मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं, तो मैं कैसे बनूंगा। तो ये बात उनकी मुझे इतनी कनेक्ट हो गई थी कि एकदम सही कहती हैं ये, कि अगर मुझे जहां जाना है तो मुझे जो मैं चाहता हूं मुझे वो करना है। मुझे जितने बजे उठना है तो उठना है, मुझे जो किताब पढ़नी है तो पढ़नी है, मुझे आज का जो टारगेट पूरा करना है तो करना है। तो वो जो ध्यान की प्रक्रिया डेवलप होनी शुरू हुई मन को देखने की, वो बहुत शानदार रही।